हेलो लिसनर्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मूवी मिरर बाय अवी में। मूवी के शुरुआत में हमें अमेंडा दिखाई जाती है जो अपना सामान पैक कर रही है। दरअसल उसने छुट्टियां बिताने और इस शहर की भीड़ से दूर एकांत में अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए एक महंगा घर किराए पे लिया ताकि कुछ समय के लिए ये लोग आलीशान जिंदगी का मजा ले सकें। लेकिन अमेंडा का हस्बैंड क्ले थोड़ा हैरान है कि अमेंडा ने अचानक से छुट्टियों का प्लान कैसे बनाया, लेकिन वो अमेंडा को खुश देख के मान जाता है। अब पूरा परिवार जिसमें अमेंडा, क्ले, आर्ची और रोजी हैं सफर पे निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में रोजी के टैबलेट में नेटवर्क चला जाता है, जिस वजह से वो फ्रेंड्स सीरियल का आखिरी एपिसोड नहीं देख पाती। अब वह लोग शहर से दूर अपने उस घर पे पहुंचते हैं जहां आने वाले 7 दिन ये लोग खूब मजे करने वाले हैं। कम से कम ये तो यही सोच के आए हैं। बच्चे पूल में खेल रहे हैं और अमेंडा इस नए महंगे घर को देख काफी समय बाद खुशी महसूस कर रही है। अब अमेंडा पास के स्टोर में खाने पीने का सामान लेने जाती है, जहां उसे एक आदमी दिखाई देता है जो अपनी कार में जरूरत से ज्यादा सामान रख रहा था। अमेंडा को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करके वहां से चली जाती है। अब पूरा परिवार समुद्र किनारे जाता है। सभी बीच पे घूमते हैं, खाना खाते हैं। तभी रोजी को समुद्र में एक ऑयल शिप दिखती है जो काफी बड़ी लग रही थी। अब कुछ देर बाद क्ले और आर्ची सो जाते हैं और अमेंडा बुक पढ़ रही होती है। अब रोजी अपनी मॉम को कहती है कि वो शिप सीधा हमारी तरफ आ रही है। वो फौरन क्ले को उठाती है तो हम देखते हैं कि शिप बिल्कुल नजदीक आ चुकी है। वो शिप लगातार उनकी तरफ ही आ रही थी। सभी शिप से दूर भागने में सफल होते हैं और शिप सीधा बीच से टकरा जाती है। अब पूरे बीच को खाली करवाया जाता है। क्ले के पूछने पे सुरक्षा कर्मी कहता है कि ये तीसरा शिप है जो ऐसे ही बीच से टकराया है। शायद जीपीएस में कोई खराबी है। अब सभी घर आते हैं, लेकिन ना तो फोन चल रहा था और ना ही नेट। इनको लगता है कि शहर से दूर होने के कारण ऐसा हो रहा है। दोनों बच्चों के सोने के बाद क्ले और अमेंडा एक दूसरे के साथ समय बिता रहे हैं। तभी अमेंडा को बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है। वे दोनों डरते हुए गेट खोलते हैं तो वहां होते हैं जॉर्ज और उसकी बेटी रूथ। जॉर्ज कहता है कि अमेंडा ने घर किराए पे लेने के लिए मेल्स पे जिससे बात की थी वो जॉर्ज मैं ही हूँ और ये मेरा ही घर है। अमेंडा और क्ले थोड़े हैरान थे और उन्हें जॉर्ज की बात पे भरोसा भी नहीं था। तभी बाहर ठंड होने के कारण वे लोग घर के अंदर आने का पूछते हैं। ना चाहते हुए भी अमेंडा को उन्हें घर में लेना पड़ता है। अंदर आने पे जॉर्ज इस तरह रात को परेशान करने के लिए माफी मांगता है, लेकिन क्योंकि फोन काम नहीं कर रहे थे तो उन्हें ऐसे ही आना पड़ा। तभी अमेंडा देखती है कि फोन सच में काम नहीं कर रहे थे। जॉर्ज कहता है कि एक पार्टी से वापस अपने घर जाते समय पूरे शहर की लाइट्स बंद हो गई, यानी ब्लैकआउट हो गया। रूथ कहती है कि हम जहां रहते हैं वो 14th फ्लोर है। बिना लिफ्ट के सीढ़ियों से जाना डैड के लिए मुमकिन नहीं क्योंकि उनके घुटनों में दर्द है। जॉर्ज कहता है कि मुझे और कुछ समझ नहीं आया, तो ऐसे में मुझे सबसे सेफ जगह यही लगी। तभी रूथ कहती है कि वैसे भी ये हमारा घर है। रूथ के इस बर्ताव से अमेंडा को गुस्सा आता है। तभी जॉर्ज बात को संभालते हुए कहता है कि मैं आपको किराए के आधे पैसे लौटा देता हूँ, आप बस एक रात के लिए हमें नीचे बेसमेंट में रुकने दें। तभी जॉर्ज पास की एक अलमारी खोलता है जिसमें एक लिफाफा और एक गन रखी है। जॉर्ज लिफाफा निकालता है जिसमें $1000 थे, यानी किराए के आधे पैसे। क्ले मान जाता है, लेकिन अमेंडा को अभी भी शक था। वो क्ले से अकेले में बात करने को कहती है। अमेंडा कहती है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ ब्लैकआउट होने से इतनी रात को शहर से इतनी दूर कोई नहीं आता। क्ले कहता है कि ये उनका खुद का घर है, अगर ये घर उनका नहीं होता तो उन्हें कैसे पता होता पैसे कहाँ हैं। अमेंडा कहती है कि घर में काम करने वालों को भी पता होता है कि पैसे कहाँ रखे हैं, और क्या पता उसने अलमारी का लॉक खोला है या तोड़ा है। और क्या तुम्हें कोई कार की आवाज सुनाई दी? क्ले कहता है कि सिर्फ एक रात की बात है, सुबह तक नेट और फोन फिर से शुरू हो जाएंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। ना चाहते हुए भी अमेंडा मान जाती है, लेकिन एक शर्त पे। वो नीचे जाके जॉर्ज से उसकी आईडी मांगती है। जॉर्ज कहता है कि उसकी आईडी उसके जैकेट में थी और वो जैकेट पार्टी में भूल गया है। अब अमेंडा का शक यकीन में बदल रहा था। तभी एक आवाज से सब चौंक जाते हैं। रूथ ने टीवी चलाई थी जिसमें सरकार द्वारा चेतावनी का संदेश चलाया जा रहा था। क्ले कहता है कि आप सही बोल रहे थे, हालात सच में काफी खराब हैं। हम सब इस बारे में कल सुबह बात करेंगे। अब जॉर्ज और रूथ नीचे बेसमेंट में आते हैं। अपने ही घर में ऐसे नौकरों जैसे रहना रूथ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जॉर्ज उसे समझाता है कि यही सही है। अब रूथ अपनी मॉम के बारे में पूछती है। वो किसी काम से शहर से बाहर गई थी और कल सुबह उनकी वापसी की फ्लाइट है, लेकिन इस ब्लैकआउट ने
रूथ को डरा दिया था। जॉर्ज रूथ को समझाते हुए कहता है कि तुम्हारी मॉम बिल्कुल सही है, कल सुबह हम उससे मिलने वाले हैं, अब सब सो जाते हैं। तभी टीवी में अचानक से एक न्यूज की झलक आती है कि देश भर में साइबर हमले हुए हैं, जिससे पूरे देश में कई जगह बिजली बंद हो गई है। तभी हमें अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट दिखाई जाती है जिसका संपर्क टूट जाता है। अब अमेंडा नीचे आती है। तब रोजी पूछती है कि ये कार किसकी है। तब दिन की रोशनी में अमेंडा को जॉर्ज की महंगी कार दिखाई देती है। रोजी के पूछने पे अमेंडा बताती है कि 2 मेहमान आए हैं जो किसी दिक्कत के चलते यहाँ रुके हैं। क्ले कहता है कि मैं अभी बाहर जाके न्यूज़पेपर लेके आता हूँ और रास्ते में कोई मिलता है तो उनसे बात करता हूँ। अब रोजी टीवी ठीक करने के लिए क्ले से कहती है, लेकिन क्ले मना करते हुए कहता है कि टीवी कुछ दिन ऐसे ही रहने वाली है। रोजी नाराज होके बाहर चली जाती है जहाँ उसे कुछ हिरन दिखाई देते हैं, वो भी घर के गार्डन में। वो नजदीक जाके देखती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ एक साथ सैकड़ों हिरन थे। रोजी ये सब देख के दंग रह जाती है। इधर रूथ के उठने पे अमेंडा कहती है कि ये सारी बातें हम बड़ों में रहे तो ही ठीक है, मैं बच्चों को इसमें शामिल नहीं करना चाहती। तभी जॉर्ज भी वहाँ आ जाता है। वो कहता है कि मैं अपने पड़ोसी दोस्त से मिलके आता हूँ, वो कुछ ही किलोमीटर दूर रहता है। अमेंडा जैसे ही बाहर जाती है, जॉर्ज मौका देख उस अलमारी में से वो गन निकाल लेता है। इधर क्ले को सड़क पे कोई नहीं दिखता और जीपीएस ना होने के कारण क्ले अब रास्ता भी भटक चुका था। अब क्ले को थोड़ी घबराहट होती है क्योंकि ना तो जीपीएस काम कर रहा था और ना ही फोन। तभी उसे आसमान में एक प्लेन दिखाई देता है जो सीधा उसी की तरफ कुछ लाल रंग की चीज गिराते हुए आ रहा है। वो फौरन अपनी कार घुमाता है और पूरी स्पीड से कार भगाता है, लेकिन प्लेन से तेज नहीं जा पाता और वो लाल चीज क्ले की कार को पूरा ढक देती है। इधर जॉर्ज अपने दोस्त के घर के अंदर जाता है तो देखता है कि घर पूरी तरह बिखरा हुआ है, मानो यहाँ किसी ने हमला किया हो या इसे लूटा गया हो। जॉर्ज समझ जाता है कि घर पे कोई नहीं है। वो तुरंत एक अलमारी खोलता है जिसमें एक सैटेलाइट फोन था। जॉर्ज बाहर जाके कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन सैटेलाइट फोन में भी नेटवर्क नहीं था। जॉर्ज फोन को कार में रख के वहां से निकलने ही वाला होता है कि उसे कई सारे पक्षी दिखाई देते हैं जो उस घर के बिल्कुल पीछे बने बीच पे उड़ रहे थे। जॉर्ज जैसे ही वहां जाता है तो उसे मिट्टी में एक घड़ी दिखाई देती है। वो जैसे ही उसे उठाता है तो पता चलता है कि ये किसी का कटा हुआ हाथ है। जॉर्ज डर के मारे पीछे हट जाता है। अब जॉर्ज की नजर अपने आसपास पड़ी लाशों पे पड़ती है। वो देखता है कि यहाँ एक प्लेन क्रैश हुआ है और कोई भी जिंदा नहीं बच पाया। चारों तरफ लाशों और प्लेन का मलबा बिखरा पड़ा था। तभी उसकी नजर आसमान में उड़ रहे एक प्लेन पे पड़ती है। प्लेन लगातार नीचे आता है और जॉर्ज के ठीक पीछे वो प्लेन जमीन से टकरा जाता है। तेज धमाके के साथ पानी और मलबा सीधा जॉर्ज की तरफ आता है और जॉर्ज घर के अंदर आके दरवाजा बंद कर देता है। यहाँ हिरनों का पीछा करते हुए आर्ची और रोजी जंगल में आते हैं, जहाँ थोड़ा आगे जाने पे रोजी को एक हिरन दिखाई देता है जो एक घर के आगे खड़ा है। वो जैसे ही आर्ची को बताती है वो हिरन वहाँ से भाग जाता है। अब जॉर्ज के वापस घर आने पे रूथ पूछती है कि आपके कपड़े गीले क्यों हैं? जॉर्ज कहता है कि मैं पूल में गिर गया था, तुम मेरे लिए नए कपड़े ले आओगी? रूथ को अपने पिता की बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, फिर भी वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। अब जॉर्ज अमेंडा से कहता है कि बात बहुत बढ़ चुकी है, मेरा काम है ऐसे आंकड़ों पे नजर रखना जो दुनिया चलाते हैं। आंकड़ों में हल्के से बदलाव का भी कोई कारण होता है और कुछ दिनों से ऐसे आंकड़े मिल रहे थे जो किसी बड़ी घटना की ओर इशारा कर रहे थे। मैं कल तक यकीन से कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन आज बात कुछ और है। मैं अपने दोस्त के घर गया था लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने उसका सैटेलाइट फोन इस्तेमाल करना चाहा लेकिन उसमें भी नेटवर्क नहीं था। इसका मतलब कि सैटेलाइट्स भी काम नहीं कर रहे। अमेंडा कहती है कि ये नामुमकिन है, सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में हैं, उन्हें कोई कैसे खराब कर सकता है? जॉर्ज कहता है कि सैटेलाइट्स भी अर्थ के कंप्यूटर से जुड़ी होती हैं। अगर नीचे सारे कंप्यूटर्स बंद पड़े हैं तो सैटेलाइट्स भी जा चुकी हैं। अमेंडा कहती है कि तुम ज्यादा सोच रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जॉर्ज कहता है कि मैंने एक प्लेन को समुंदर में क्रैश होते अपनी आंखों से देखा है और वो प्लेन पहला प्लेन नहीं था। अब अमेंडा को चिंता होने लगती है। तभी धमाकों जैसी आवाज से पूरा आसमान गूंजने लगता है। वो लोग कुछ समझ पाते उससे पहले एक तेज और बहरा कर देने वाली आवाज आती है। सभी अपने कान बंद कर लेते हैं। ये आवाज इतनी तेज थी कि कांच टूटने लगते हैं। इधर जंगल में रोजी और आर्ची का भी यही हाल था। अमेंडा फौरन अपने बच्चों को ढूंढने बाहर जंगल में जाती है, लेकिन आवाज इतनी तेज होती है कि वो नीचे बैठ जाती है।
तभी जैसे अचानक से ये आवाजें शुरू हुई थी वैसे ही अचानक बंद भी हो जाती हैं। अमेंडा जैसे ही अपने हाथ हटाती है वहां रोजी और आर्ची आ जाते हैं। अब सभी घर में एक जगह बैठ जाते हैं जहां आर्ची कहता है कि उसने कान ठीक से बंद नहीं किए थे और अब उसे सिर में बहुत अजीब महसूस हो रहा है। रूथ कहती है कि ये नॉर्मल है। आवाज सच में बेहद तेज थी। अब अमेंडा दोनों बच्चों को ऊपर कमरे में आराम करने के लिए भेजती है। वो जॉर्ज से पूछती है कि ब्लैकआउट, प्लेन क्रैश और अब ये आवाजें और क्या क्या होने वाला है, लेकिन अमेंडा ये भूल जाती है कि प्लेन क्रैश वाली बात रूथ के सामने नहीं करनी थी। रूथ ये सुन के टूट जाती है और वहां से चली जाती है क्योंकि उसकी मॉम आज प्लेन से ही आने वाली थी। तभी अमेंडा को याद आता है कि उसने स्टोर के बाहर जो आदमी देखा था वो जिस तरह से खाने पीने के सामान ले रहा था उससे यही लगता है कि उसे इस बारे में पहले से पता था। जॉर्ज कहता है कि वो डैनी है, उसका पड़ोसी। तभी वहां क्ले आ जाता है और कहता है कि एक प्लेन आसमान से ये पर्चे फेंक रहा था। तभी आर्ची कहता है कि इसमें पूरा क्या लिखा है वो तो पता नहीं, लेकिन आगे जो बड़ा सा निशान है उस पे लिखा है अमेरिका की मौत। आर्ची एक गेम खेला करता था, उसमें यही निशान और यही लिखा था। अब अमेंडा और क्ले ये सब कुछ और नहीं झेल सकते थे। वो यहाँ से जाने का फैसला करते हैं। जॉर्ज उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो लोग नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ा आगे चलते ही उन्हें रास्ते में कई सारी कार्स खड़ी दिखती हैं। लोगों से दूर भागने वाली अमेंडा लोगों को देख खुश हो रही थी। वो उतर के लोगों से बात करने जाती है लेकिन वो ये देख के हैरान हो जाती है कि उन कार्स में कोई नहीं था और ये कार्स आपस में बुरी तरह टकराई हैं। तभी अमेंडा की नजर पड़ती है कि ये टेस्ला की ऑटोमेटिक कार्स हैं, यानी बिना ड्राइवर के चलने वाली कार्स। तभी अमेंडा को सामने से एक और ऐसी ही कार आते हुए दिखती है। अमेंडा भाग के कार में बैठती है और जल्दी से कार को साइड में करती है। तभी बिल्कुल नजदीक से वो कार गुजरते हुए सीधा उन कार्स में जाके घुस जाती है, लेकिन ये आखिरी नहीं थी। ऐसी कारों की कतार पीछे से आ रही थी। वे बड़ी मुश्किल से इन कारों से बचते हुए वहां से निकलते हैं। तभी हम देखते हैं कि शहर जाने के सभी रास्ते ऐसे ही बंद हैं। अब वो सभी फिर से जॉर्ज के घर जाते हैं। तभी हमें अंतरिक्ष में चांद की सतह पे अमेरिका का झंडा लगा दिखाई देता है और सूरज के अर्थ के पीछे जाते ही अंधेरे में अर्थ के चारों तरफ एक अजीब सा घेरा दिखाई देता है। अब सुबह होने पे अमेंडा आर्ची को उठाती है। आर्ची जैसे ही उठता है उसे अपने मुंह में कुछ महसूस होता है। वो जैसे ही अपने दांत को छूता है उसका दांत टूट के उसके हाथ में आ जाता है। अब एक एक कर आर्ची के 5 से 6 दांत टूट के बाहर आ जाते हैं। अब अमेंडा उसे नीचे लेके आती है जहां जॉर्ज कहता है कि हमें डैनी के पास जाना चाहिए। तुमने उसे सामान भरते हुए देखा था, उसने जरूर एंटीबायोटिक्स या कोई दवाई जरूर ली होगी जो आर्ची के काम आ सके। तभी क्ले कहता है कि मुझे रोजी कहीं नहीं मिल रही। जॉर्ज और रूथ भी उसे ढूंढने जाते हैं लेकिन उन्हें भी रोजी कहीं नहीं मिलती। रूथ कहती है कि नीचे गैराज में एक साइकिल थी लेकिन वो अभी नहीं है। आर्ची कहता है कि हम जंगल गए थे, हो सकता है वो हिरन देखने गई हो। अमेंडा तुरंत जंगल की तरफ भागती है। तभी आर्ची को खून की उल्टी होती है। जॉर्ज कहता है कि हमें अभी डैनी के पास जाना होगा। रूथ कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। जॉर्ज कहता है कि तुम यहाँ अमेंडा के साथ रहो, बाहर खतरा हो सकता है। जॉर्ज दोनों के फोन में 1 घंटे का टाइमर लगाता है और कहता है कि टाइमर बोलने से पहले मैं वापस आ जाऊंगा। अब जॉर्ज अपनी कार में आर्ची और क्ले को बैठा के सीधा डैनी के घर आता है जिन्हें एक बच्ची आते हुए देखती है। इधर रूथ और अमेंडा जंगल में आर्ची को ढूंढने जाते हैं जहां एक जगह पे रूथ को कई सारे हिरण घेर लेते हैं। रूथ कुछ समझ पाती उससे पहले एक बड़ा नर हिरण वहां आ जाता है। वो रूथ पे हमला करने ही वाला होता है कि वहां अमेंडा आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अमेंडा को देख रूथ भी ऐसा ही करती है और ऐसा करने से हिरण वहां से भाग जाते हैं और दोनों चैन की सांस लेते हैं। इधर जॉर्ज डैनी के घर आता है लेकिन डैनी कहता है कि दरवाजे से दूर नीचे उतर के खड़े हो जाओ। जॉर्ज हैरान था कि डैनी जो जॉर्ज का दोस्त है वो ऐसा बर्ताव कैसे कर सकता है। अब डैनी पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। जॉर्ज कहता है कि क्ले ने मेरा घर किराए पे लिया था लेकिन उनके बेटे की तबीयत खराब हो गई है, उसे खून की उल्टियां हो रही है और उसके दांत भी टूट रहे हैं। डैनी कहता है कि ये उस आवाज के कारण हुआ है। ये आवाजें एक तरह का हथियार है रेडिएशन फैलाने का। हम पर हमला हुआ है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जॉर्ज कहता है कि प्लीज हमारी मदद करो। डैनी कहता है कि मैं तो नहीं लेकिन तुम्हारा अमीर दोस्त थॉर्न जरूर कर सकता है। उसने अभी कुछ दिन पहले ही
एक अंडरग्राउंड बेसमेंट बनाया है, वही तुम्हारी मदद करेगा। जॉर्ज बिना टैबलेट्स वहां से जाने वाला नहीं था। अब दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगता है और दोनों एक दूसरे पे बंदूक तान देते हैं। क्ले बीच में आके डैनी से अपने बच्चे की जान की भीख मांगता है। हालात को देखते हुए डैनी पैसों के बदले टैबलेट देने को मान जाता है। टैबलेट्स लेते समय डैनी कहता है कि इस हमले के पीछे चीन या कोरिया का हाथ है। शहर में प्लेन्स कागज के टुकड़े फेंक रहे हैं जिसमें चीनी भाषा में कुछ लिखा है। तभी क्ले वो कागज का टुकड़ा दिखाता है जिसमें उर्दू में कुछ लिखा था। डैनी कहता है कि हमारे कई दुश्मन हैं, हो सकता है कि कुछ आपस में मिल गए हों। जॉर्ज के चेहरे पे चिंता साफ देखी जा सकती थी। कार में बैठने के बाद जॉर्ज कहता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आगे जो भी हो, क्या तुम मेरा साथ दोगे? क्ले पूछता है कि आखिर बात क्या है। जॉर्ज कहता है कि मेरा एक क्लाइंट है जो हमारे देश की आर्मी में है। उसका काम है ऐसे तरीकों की खोज करना जिससे युद्ध का खर्चा कम से कम हो। उसने एक बार कहा था कि किसी भी देश को तबाह करने का सबसे सस्ता और असरदार तरीका है जो सिर्फ 3 चालों में एक देश को तबाह कर सकता है, जिसकी पहली चाल होती है आइसोलेशन। इसमें सभी तरह के कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं जिससे शिकार लाचार हो जाए। इसके बाद आती है दूसरी चाल, व्यवस्थित तरीके से भ्रमित करना यानी सिंक्रोनाइज्ड केओस। इस चाल में गुप्त हमले किए जाते हैं और गलत जानकारी दी जाती है जिससे दुश्मन की आत्मरक्षा की काबिलियत खत्म हो जाती है और कोई एक साफ दुश्मन ना होने के कारण लोग एक दूसरे को ही अपना दुश्मन मान लेते हैं। अगर ये दोनों चालें सही पड़ जाती हैं तो तीसरी चाल अपने आप अमल हो जाती है और वो है तख्ता पलट यानी तानाशाही। देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा, सेना सब कुछ अपने हाथ में ले लेगी और सरकार गिर जाएगी। ऐसे देश को जहां कोई सरकार नहीं है उसे मारने की जरूरत ही नहीं, वो धीरे धीरे खुद ही खत्म हो जाता है। ये जंग जिसने भी शुरू की है वो यही चाहता है कि हम खुद इसे अंत करें और इस जंग का अंत हमारा अंत है। हमें जल्दी से जल्दी थॉर्न्स के घर जाना होगा। इधर रूथ और अमेंडा अभी भी जंगल में रोजी को ढूंढ रहे हैं। अमेंडा को सामने एक घर दिखाई देता है। ये वही घर था जो रोजी को दिखा था। अमेंडा कहती है कि जरूर रोजी इसी घर में होगी। तभी रूथ का 1 घंटे वाला टाइमर बोलता है, लेकिन रूथ सन खड़ी थी। अमेंडा उसके पास आके देखती है तो वो भी सन रह जाती है। उनके सामने उनका शहर जल रहा था। प्लेन शहर पे हमला कर रहे थे। धमाकों और गोलियों की आवाज से पूरी धरती कांप रही थी। तभी हमें वही घर दिखाया जाता है जो अमेंडा और रोजी को दिखा था। नजदीक आने पे पता चलता है कि ये घर वही घर है जिसकी बात जॉर्ज कर रहा था, यानी थॉर्न्स का। लेकिन घर का दरवाजा टूटा था। तभी हम रोजी को देखते हैं जो आराम से बैठ के चिप्स और कैंडीज खा रही है। अब वो घर में घूमती है। तभी उसे एक लोहे का बड़ा दरवाजा दिखाई देता है। वो बड़ी मुश्किल से उस दरवाजे को खोलती है। ये वही अंडरग्राउंड बेसमेंट था जो थॉर्न्स ने बनाया था। इसमें सब कुछ था, टीवी, डाइनिंग टेबल, किचन, छोटे छोटे पौधे, सोने के लिए बेड्स, जिम, खाने पीने का कम से कम 1 साल का सामान और एक कंप्यूटर जिसमें लिखा था कि कुछ विरोधी सैनिकों ने व्हाइट हाउस और शहर पे हमला कर दिया है और कई जगहों पे भारी मात्रा में रेडिएशन फैल रहा है। लोगों को जल्दी से जल्दी किसी अंडरग्राउंड जगह छुपने की सलाह दी जाती है। तभी रोजी को वहाँ कई सारी सीडीज मिलती हैं। इनमें कई सारी मूवीज और शोज थे। इसमें से एक था फ्रेंड्स सीरीज का लास्ट एपिसोड। रोजी तुरंत उसकी सीडी लगाती है और खुशी खुशी वो एपिसोड देखने लगती है और मूवी यही एंड हो जाती है। जी, यही एंड था। ऐसा माना जा सकता है कि जॉर्ज को थॉर्न्स का घर पता था, तो बाद में वो लोग उस घर में चले जाते हैं क्योंकि थॉर्न्स का घर खाली था। इसका मतलब या तो थॉर्न्स फैमिली जिंदा नहीं है या फिर शहर में फंसी है। दोनों ही हालात में वो लोग यहाँ नहीं आ सकते थे। तो अब ये जगह इन लोगों की ही हुई और ये सभी इस अंडरग्राउंड में सुरक्षित रहेंगे। लेकिन आर्ची का क्या हुआ? क्या वो टैबलेट्स काम आई? क्या वो बच पाया? आखिर इस हमले के पीछे कौन था? मेरा ये कहना है कि मूवी थोड़ी ट्रिकी बनाओ, ओपन एंडिंग रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतनी ओपन। तो ये थी आज की मूवी। आपको मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और मेरी स्टोरी टेलिंग पसंद आई हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और आप इसे लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। बाय।